Today, we are going to talk about the chapter named as Microbes in Human Welfare. Microbes in Human Welfare means मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए सर, प्रकृति के अंदर सबसे अधिक संख्या के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं दे फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल इकोसिस्टम। ये जैविक पारितंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अधिकांश सूक्ष्म जीव मोनेरा समूह में आते हैं। हम लोगों ने मोनेरा में पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में। पहली लाइन मोनेरा के अंदर लिखी हुई, द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा आर बैक्टीरिया। ये मोनेरा के मुख्य सदस्य जो होते हैं वो बैक्टीरिया होता है। इन बैक्टीरिया से क्या चीजें प्राप्त होती जो मानव कल्याण के अंदर प्रयुक्त होती है। लेकिन न केवल बैक्टीरिया बल्कि हमारे पास में प्रोटोजोआ भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं, वायरस भी होते हैं, वीरियोइड्स भी होते हैं, इंटरफेरॉन भी होता है, प्रियॉन भी होता है, माइकोप्लाज्मा भी होता है। ये भी सब सूक्ष्म जीव ही हैं। लेकिन दुनिया के सारे सूक्ष्म जीव तो मानव कल्याण में प्रयुक्त नहीं होते, मानव की भलाई नहीं करते, कुछ हानिकारक भी होते हैं। जैसे वायरस तकलीफ करना, बीमारियां पैदा करता है, वीरियोइड को ले लो, माइकोप्लाज्मा भी रोग पैदा करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सभी लाभकारी नहीं होते हैं। हम इस चैप्टर में उन सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे विच आर मीन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, जो मानव कल्याण के अंदर प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की। घरेलू उत्पाद कौन से प्राप्त होते हैं। A is your household product, यानी कि घरेलू उत्पाद। अब घरेलू उत्पाद में दही आता है, यानी कि कर्ड। ये रहा दही, जिसे हम लोग कर्ड कहते हैं। बचपन से पढ़ते चले आ रहे कि दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है। तो ये मिल्क रहा, दूध ये दही में बदला गया, और दही में बदलने के बाद हमने पूछा कि कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है। तो आंसर होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा दूध दही में बदलता है। ऐसे कई समूह होते हैं, तो उनको हम लोग LAB यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते थे। अब बात चलती है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है। देखिए सर, एक तो मिल्क का, दूध का स्कंदन यानी कि कॉग्निशन करता है, उसका पाचन यानी कि डाइजेशन करता है। दूसरी बात, विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाता है। तीसरा, आमाशय में हानिकारक
जीवाणुओं को नष्ट करता है, आमाशय में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ओके, अब बात चलेगी कि और कौन से हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं। तो ये तो रहा पहला हमारे पास में दही। अभी दूसरा बेकन या बियर, यीस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस यीस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैकेरोमाइसीस सर्वेसी। सैकेरोमाइसीस सर्वेसी ये काय में प्रयुक्त होती है? ये किण्वन के अंदर प्रयुक्त होती है फर्मेंटेशन में, और कार्बोहाइड्रेट को यह इथाइल अल्कोहल और CO2 में परिवर्तित कर देती है। इथाइल अल्कोहल से तो बियर प्राप्त कर ली जाती है, और CO2 का उपयोग जो है वो बेकरी के अंदर आटा जो होता है उसको फुलाने के लिए काम में आता है। तो हमारी डबल रोटी जो होती है वो छिद्रित होती है, बेकरी में बनती है। तो क्वेश्चन एक बार आया था कि डफ यानी कि आटे का वो समूह या डबल रोटी के अंदर छिद्र कौन सी गैस के कारण होते हैं? तो आंसर था CO2 गैस के कारण। छेदी छेद से हमको देखने को मिलते हैं। ये रहा बियर के बारे में। अब हम लोग एक और होती है टॉर्डी बियर, साउथ इंडिया के अंदर होती है, दक्षिण भारत में। और इसका निष्कर्षण जो है वो खजूर के वृक्ष से, पाम ट्री से किया जाता है। ये पाम ट्री खजूर का पेड़ होता है जिसे हम लोग फोइनिक्स डैक्टिलीफेरा कहते हैं। फोइनिक्स डैक्टिलीफेरा कहते हैं। छोटी छोटी सी बोतलों के अंदर ये वहां पर मिलता है। तो मैंने देखा है कि जो अल्कोहल प्रोडक्ट्स होते हैं इनको इन्होंने घरेलू प्रोडक्ट्स के रूप में कहा है। अब ये घरेलू प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? बहुत सारी चीजें होती है घरेलू प्रोडक्ट्स के अंदर देखा जाए। जैसे कि हमने बात करी दही की, दही के बारे में, अल्कोहल की, अल्कोहल के बाद में हमने जो है बियर की बात करी, बेकरी की बात करी। अब हम बात करेंगे इसके बारे में एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को हम लोग जो है प्रतिजैविक कहते हैं, यानी प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक्स जो होती है, प्रतिजैविक जो होती है, यह 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण खोज मानी गई, जिनमें सबसे पहले जो एंटीबायोटिक खोज की गई थी वो थी पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कैसे हुई थी वो? जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग he was working on staphylococcus
बैक्टीरिया, क्योंकि स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर कार्य कर रहा था, तो अचानक उस बैक्टीरिया के बीजाणु विलुप्त हो गए और उसी दौरान पेनिसिलिन के ऊपर भी वर्क चल रहा था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सोचा कि भाई ऐसी क्या बात हुई जिससे कि बीजाणु गायब हो गए। तो उन्हें मालूम पड़ा कि पेनिसिलिन के स्पोर उस कल्चर में गिर गए जिसमें कि वह स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को कल्चर कर रहा था। एंड अल्टीमेटली दैट वाज अ डिस्कवरी। ये डिस्कवरी अचानक हुई। जब कोई अचानक डिस्कवरी होती है तो हम उसको सर्पेंटिटी कहते हैं। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज करी थी, अचानक ही हुई। पेनिसिलिन की खोज भी अचानक हुई थी। ऐसे कई चीजें साइंस के अंदर इनकी जो खोज जो है यदि अचानक होती है तो हम उसको सर्पेंटिटी कहते हैं। अब हमने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से पूछा कि भाई साहब आपने ये पेनिसिलिन की खोज कौन से पेनिसिलिन में से करी? तो उन्होंने बोला सर उसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है उसका? पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन इस पेनिसिलिन का उपयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिकों के घावों को भरने के लिए किया गया। अब आता है हमारे पास में कि ऐसी कौन सी स्पीशीज है पेनिसिलिन की जिससे व्यापारिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। तो उसका नाम है बी ट्राइसोजीनम। बी ट्राइसोजीनम के द्वारा व्यापारिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। आप ये देखिए कि 3 व्यक्ति थे इसमें। एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक अर्नेस्ट चेन था, अर्नेस्ट फ्लोरेट, एक चेन था। ये तीनों व्यक्तियों को 1945 में पेनिसिलिन के कारण नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। ये रहा हमारा पेनिसिलिन से संबंधित एंटीबायोटिक। अब ये एंटीबायोटिक जो होता है इसका उपयोग आज की डेट के अंदर बहुतायत के अंदर किया जा रहा है। अब आता है हमारे पास में एक और चीज जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे तो एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक्टिनोमाइसिस के अंतर्गत आती है उससे भी एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। सबसे अधिक मैक्सिमम एंटीबायोटिक जो होती है वह स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होती है। होने को तो एक और कवक है जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोपस स्टोलोनिफर। इससे प्रिनिसोलोन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। प्रिनिसोलोन। ये 3 की बात हम लोग करते हैं। अब हम बात करेंगे चीज की, यानी कि पनीर की। पनीर भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आता है और पनीर जो है वह 2 प्रकार का, एक कहलाता है स्विस चीज जो कि प्रोपियोनी शेरवानी बैक्टीरिया के द्वारा
प्राप्त होता है। प्रोपियोनिक, शेरमानिक बैक्टीरिया के द्वारा, और एक होता है रॉकफोर्ड चीज। रॉकफोर्ड चीज, ये जो बैक्टीरिया होता है यह रॉकफोर्डी के द्वारा प्राप्त होता है। यह पेनिसिलियम के द्वारा प्राप्त होता है। रॉकफोर्ड चीज ऑपरेट फ्रॉम द पेनिसिलियम। चीज जो होता है उसके अंदर कलर आपको सभी को मालूम है, व्हाइट होता है, नरम होता है, और इसके अंदर हमको ब्यूट्रिक एसिड देखने को मिलता है। क्या मिलता है इसके अंदर? ब्यूट्रिक एसिड हमको देखने को मिलता है। तो स्विस चीज किससे मिलता है ये आपको मालूम होना चाहिए। रॉकफोर्ड चीज किससे मिलता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये रहा हमारा पनीर। पनीर के बाद में या चीज के बाद में हम लोग बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल लेवल पर, यानी कि औद्योगिक स्तर पर, एट इंडस्ट्रियल लेवल, एट इंडस्ट्रियल लेवल, औद्योगिक स्तर पर क्या प्राप्त की जाती है। देखो बेटा, तो हमने पढ़ा औद्योगिक स्तर पर उत्पाद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े टैंक होते हैं, उनको बोलते हैं फर्मेंटर्स। तो फर्मेंटर्स का उपयोग किया जाता है। फर्मेंटर्स का उपयोग किया जाता है। मैं बात कर चुका हूं सेक्रोमाइसिस, सर्वेसी के द्वारा हमने वाइन और बियर प्राप्त किया। इसमें 5% अल्कोहल होता है, क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। पानी की मात्रा ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसका आसवन यानी कि डिस्टिलेशन नहीं किया जाता। नो डिस्टिलेशन इज डन। दूसरा हमने बात करी थी सैक्रोमाइसिस, एलिप्सोइडिस। इसके द्वारा विस्की, ब्रांडी, रम प्राप्त की जाती है। इसमें 40 to 50% अल्कोहल देखने को मिलता है। लेकिन यार तेल में अल्कोहल इतने ज्यादा क्यों है? तो सर मेरा जो है डिस्टिलेशन करते हैं लोग, भाप बनाते हैं, पानी को बाहर निकलते हैं, फिर उसकी भाप बनाते हैं बची हुई की, फिर पानी बहुत कम रह जाता है। इसलिए इसकी पोटेंशियलिटी जो होती है अल्कोहल के संदर्भ में वो ज्यादा होती है, यानी कि इससे नशा ज्यादा आता है। इसके अंदर प्लस डिस्टिलेशन होता है, कहने का मतलब आसवन किया जाता है। ओके, अब हमारे पास ध्यान रखना इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स को यदि आप देखोगे तो कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं? देखो साहब, जैसे एक बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटाई रख दिया तो कौन सा कार्बनिक अम्ल मिलेगा? एसिटिक एसिड। ऐसे नहीं पूछते, याद जरूर कर लेना चाहिए।
क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम तो ब्यूटरिक एसिड मिलता है। आपको ये देखना चाहिए कि नाम अलग है और ऑर्गेनिक एसिड का नाम अलग है। जैसे कि नंबर 1 एस्पर जिलस नाइगर, इससे हमको सिट्रिक एसिड मिलता है। दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इससे हमको लैक्टिक एसिड मिलता है। और तीसरा राइजोपस सोलेनिफर नाम की फंगस होती है जो कि जाइगोमाइसेटीज में आती है। इससे हमें फ्यूमेरिक एसिड मिलता है। ये 3 प्रकार के ऑर्गेनिक अम्ल आपको याद करना है जो मेरे हिसाब से नीट के अंदर बनते हैं। अब बात चलेगी कि ड्रग्स औषधियों की। औषधियों में अगर आप देखेंगे तो कुछ तो आर्टिफिशियल रूप से प्राप्त की गई और कुछ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त की गई। ड्रग्स में सबसे पहले मैं आपको हुमुलिन नामक एक सिंथेटिक संश्लेषी हार्मोन के बारे में बताने जा रहा हूं। ये मैनमेड इंसुलिन है, मानव निर्मित इंसुलिन। और इंसुलिन का संबंध मधुमेह से होता है, डायबिटीज से होता है। तो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है ब्लड में तो बंदे को डायबिटीज हो जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैन-मेड इंसुलिन। इसको कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली अमेरिका की एली लिली लैब में बनाया गया। इंसुलिन आप जानते हैं पैनक्रियास से उत्पन्न होता है, which is responsible to control the sugar quantity in the blood. And if you are having less quantity of the insulin, at that moment you may suffer from diabetes. So, this insulin was artificially prepared in the form of humulin in Eli Lilly laboratory of America. Now another one drug that we call it as dextrin. Dextrin जो होती है यह ल्यूकोनॉस्टॉक मीसेंटेरोइड्स से प्राप्त फंगस। ये क्या काम करती है? फंक्शन, यह प्लाज्मा एक्सटेंडर के रूप में काम करती है। प्लाज्मा एक्सटेंडर के रूप में कार्य करती है, यानी कि प्लाज्मा विस्तारक। हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट होती है। वो कभी कभी श्यान हो जाता है, विस्कस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है,
तो ब्लड फ्लो धीरे धीरे होगा। अब उसको अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो ब्लड फ्लो तेजी से देखने को मिलेगा। तो दिस इज योर फंक्शन। प्लाज्मा एक्सटेंडर का काम करता है कौन? डेक्स्ट्रिन। किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमको ल्यूकोनोस्टोमीसेंटेरॉइड्स। अब अगर बात करेंगे कि एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एंजाइम, और ये एंजाइम क्या कार्य करते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये रहा हमारा एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर नंबर 1 मैं बात कर रहा हूं पैक्टिनीज। पैक्टिनीज एंड प्रोटीन्स ले लेते हैं। आप देखो कि पौधों के अंदर कोशिका भित्ति में पैक्टिन होता है। हम घरों के अंदर आम का रस बनाते हैं। ये आम का रस जो होता है उसमें रेशे होते हैं, लेकिन वही मार्केट में हम लोग डब्बों में या बोतलों में लेते हैं, बड़ा क्लियर साफ सुथरा आम का रस होता है। तो उसके रेशे जो होते हैं, जूस के रेशे, जूस फाइबर्स, तो यह गला देता है। क्या कहता है? गला देता है। जूस फाइबर्स को यह गला देता है। तो पैक्टिनेज और प्रोटीज क्या करता है? रस जो होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले रेशियो को गला देता है। देन कम्स योर लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? वसा प्रक्रिया करता है। अब मेरी ये शर्ट है, उसके ऊपर तेल की बूंद गिर गई या कोई चिकनाई लग गई तो वसा लग गई। अगर लाइपेज एंजाइम उस पर मैं रगड़ दूंगा तो वो निशान वहां से हट जाएगा। तो चिकने धब्बों को मिटाता है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो नीट के अंदर ये लोग पूछते हैं वो है तुम्हारा स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये हमारी रक्त वाहिनी है। तो रक्त वाहिनी में कभी कभी धक्का या क्लॉट जम जाता है, जिससे ब्लड का फ्लो रुक जाता है। और ब्लड का फ्लो यदि रुक गया तो आदमी रुक जाता है, मर जाता है। ऐसे रोगी को स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है, जिससे ये गल जाता है। ये थक्के को गलाने का काम करता है। और जब ये थक्का गल जाता है तो ब्लड फ्लो चालू हो जाता है, आदमी एक्टिव हो जाता है। आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे कि एंजियोप्लास्टिक सर्जरी करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं, औषधि से थक्के को गला देते हैं, जो कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर होता है। तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सप्लाई बराबर सुचारू रूप से होना चाहिए। तो ये तो रहा हमारे पास में ड्रग्स के बारे में। अब ड्रग्स को अगर अपन देखें तो इसमें कई बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को भी काम में लिया जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जैव सक्रिय अणु। जीवों के लिए जो अणु सक्रिय होते हैं उनको हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं, जिनमें
नंबर 1 हमारे पास में है साइक्लोस्पोरिन ए। ये इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग के रूप में कार्य करता है। राइजोपर स्टोनिफर से हमने प्राप्त करी थी पेरिसोलोल। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग को बोलते हैं प्रतिरक्षी संक्रमण औषधि। अब ये क्या होती है? ये ट्रांसप्लांटेशन में प्रयुक्त होती है। जैसे सपोज करो बंदर का दिल मानव में लगा दिया, उस मानव में जिसका दिल खराब हो गया। अब बंदर की इम्यूनिटी अलग होती है और मानव की इम्यूनिटी अलग होती है, कोई दोनों के अंदर ब्लड ग्रुप्स अलग अलग है। तो क्या करते हैं, इस साइक्लोस्पोरिन ए को दे देते हैं। और ये साइक्लोस्पोरिन जो होती है ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त होती है। इससे प्राप्त होती है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा किसका मेंबर है बताओ? ब्यूट्रोमाइसेटीज का, ऑर्डिनरिया सोलानी, ट्राइकोडर्मा, ओरिगोट्राइकम अपन लोगों ने पढ़ा था। तो ये आपका ट्राइकोडर्मा से प्राप्त होती है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के। अब हमारे पास में एक और ड्रग है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैलिन। स्टैलिन जो होती है यह मोनोसियस परप्यूरम से प्राप्त होती है। मोनोसियस परप्यूरम से प्राप्त स्टेरिन का क्या कार्य होता है? फंक्शन। यह एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग होती है। कहने का मतलब हमारी रक्त वाहिनियों के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, जिसे हम लोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो व्यास कम हो जाता है तो बीपी बढ़ जाएगा, आपका बीमारी हो सकती है। हाई बीपी जब ज्यादा हो जाता है तो मर भी जाता है। और फिर ये कोलेस्ट्रॉल को गला दिया जाता है स्टेरिन के द्वारा। यानी कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध काम करने वाली औषधि एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग कौन हुई? स्टेरिन, जो कि मोनोसियस परप्यूरम कहलाती है। ओके, बात सुनाइए। ये हमने सारे जो है आप लोगों को बताए हैं। अब बात चलेगी कि सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है और एक क्वेश्चन इसमें से बनता ही है। और जो मैंने बताए हैं उनमें से एक बनेगा ही। हालांकि मैं तो पूरी एनसीईआरटी बता दी आप लोगों को, लेकिन जैसे स्टैलिन है, साइक्लोस्पोरिन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, पेनिसिलिन है, हुमुलिन है, जो ड्रग्स हैं उनमें से ये लोग ज्यादा क्वेश्चंस को पूछते। अब बात चलेगी सीवेज ट्रीटमेंट की। वाहित मल उपचार के बारे में बात करेंगे। वाहित मल उपचार क्या होता है? एक्चुअली बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती हैं, पूरी सिटी होती है। उस सिटी के अंदर लोग घरों में नहाते हैं, धोते हैं, तो गंदा पानी जो होता है वो बाहर निकलता है, वो वाहित मल कहलाता है। उसको हम लोग सीवेज कहते हैं। इस वाहित मल को वापस हम पुनर्उपयोग में लेना चाहते हैं
तो क्या करें, उसमें से गंदगी को निकालना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका उपचार करना पड़ेगा। ये उपचार दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कैसा होता है, सेकेंडरी कैसा होता है, और किस प्रकार से वापस वो जल हमारे उपयोग में आता है सीवेज ट्रीटमेंट के अंतर्गत, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। थैंक यू।